Welcome to my channel. I am Neel Kamal and today we are going to learn class 8th geography. The name of the chapter is agriculture and today we will learn about major crops. So a large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. Crops also supply raw materials for agro-based industries. Major food crops are wheat, rice, maize and millets. Jute and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee. तो हमारे यहाँ जो बढ़ती जनसंख्या है उसकी डिमांड को मीट करने के लिए, उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत लार्ज वैरायटी में क्रॉप्स उगाए जाते हैं और ये क्रॉप्स जो हैं ये कई बार रॉ मटेरियल होते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए। जैसा कि हम नेक्स्ट चैप्टर में इंडस्ट्रीज जब पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ पढ़ेंगे, उसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होता है, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होता है और भी और तरह के इंडस्ट्रीज़ होते हैं। तो उनमें से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए ये क्रॉप्स जो हैं वो रॉ मटेरियल का काम करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं वो हैं गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा। जूट और कॉटन जो है वो फाइबर क्रॉप्स हैं और जो इम्पॉर्टेंट बेवरेज हैं वो हैं टी और कॉफ़ी। नेक्स्ट क्रॉप जो है वो है राइस और राइस जो है वो एक मेजर फूड क्रॉप है पूरे वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में और भारत के अलग अलग राइस खाई जाती है, बल्कि वर्ल्ड में बहुत सारी जगह है जहाँ का स्टेपल फूड जो है वो राइस है और जनरली ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में उगाया जाता है। तो राइस जो है उसको उगाने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल की ज़रूरत होती है। इट ग्रोज बेस्ट इन अलूवियल क्लेई सॉइल। तो ये जो होता है ये जनरली जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें अच्छी पैदाइश होती है चावल की। और ये जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जो थोड़ा सा क्लेई होता है, वो क्या होता है कि पानी को रिटेन करके रखता है, लंबे समय तक अपने अंदर नमी बना के रखता है, जिसकी वजह से ये मिट्टी राइस के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। चाइना जो है वो सबसे अग्रणी है चावल के उत्पादन में और उसके पश्चात इंडिया, फिर जापान और फिर श्रीलंका और लास्ट में इजिप्ट का नाम आता है। तो जैसे हमारे यहाँ यदि देखें तो वेस्ट बंगाल में और फिर बांग्लादेश की भी यदि बात करें तो इन दोनों ही जगहों पे क्या है कि फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है चावल को उत्पादित करने के लिए और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि 2 से 3 फसल जो है वो एक साल के अंतर्गत पैदा कर ली जाती है। जो नेक्स्ट फसल है हमारा वो है वीट यानी गेहूँ। गेहूं को उत्पादित करने के लिए मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मॉडरेट टेम्परेचर अर्थात ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी। तो टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट होना चाहिए और साथ ही साथ रेनफॉल भी होना चाहिए ग्रोइंग सीजन के अंदर जब गेहूं को उगाया जाता है उस समय। और सबसे बड़ी बात है कि इसके हार्वेस्टिंग के टाइम यानी कि इसको काटने के समय सनसाइन का होना ज़रूरी है। इसके लिए लोमी मिट्टी अच्छी मानी जाती है, लोमी सॉइल अच्छी मानी जाती है। और वीट का उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा यूएसए में होता है और यूएसए के उपरांत कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। भारत में ये फसल यानी गेहूं की फसल जो है वो सर्दियों में उगाई जाती है। दूसरी बात ये है बच्चों, ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रही हूँ मेजर क्रॉप्स, इसको और भी बेहतर तरीके से बनाने के लिए आप इसे टेबुलर फॉर्म में बनाइए। तो टेबुलर फॉर्म में बनाने से चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। नेक्स्ट जो फसल है वो है मिलेट्स यानी बाजरा। तो बाजरा जो है ये एक्चुअली मोटा अनाज होता है, थोड़ा सा मोटा दाना होता है इसका और ये थोड़े से कम लेस फर्टाइल जगह पे और सैंडी सॉइल में आराम से होता है। यानी कि रेगिस्तान जैसी जो जगह है जहाँ की मिट्टी इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है और थोड़ा बलुआहा टाइप मिट्टी होता है, वहाँ पे इसकी उपज ज़्यादा अच्छी होती है। साथ ही साथ इसके उत्पादन के लिए पानी की मात्रा जो है वो कम होनी चाहिए। इसके उत्पादन के लिए लो रेनफॉल होना चाहिए और साथ ही साथ हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए। ज्वार, बाजरा और रागी इस तरह की फसल हैं जिसका उत्पादन इंडिया में होता है और अदर कंट्रीज़ आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर।
दूसरी जो कंट्रीज़ हैं जो मिलेट्स का उत्पादन करती हैं उनमें नाइजीरिया, चाइना और नाइगर का नाम आता है। नेक्स्ट जो फसल है वो है मेज़। मेज़ रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। तो जो मक्का होता है, मक्के के उत्पादन के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, अगेन ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म। रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए, कहने का मतलब रेनफॉल भी है, ऐसा नहीं हो कि बहुत लगातार बारिश हो, तो लगातार बारिश में ये अच्छी फसल नहीं होगी। तो इसीलिए क्या होता है कि रेनफॉल भी मॉडरेट ही चाहिए, लेकिन इसे सनशाइन काफ़ी चाहिए, धूप काफ़ी चाहिए। मक्के का उत्पादन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और मेक्सिको में होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फसल है वो है कॉटन। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, तकरीबन 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। कॉटन के उत्पादन के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड अलूवियल सॉइल। तो कॉटन जो होता है इसको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तकरीबन 30 से 40 डिग्री, और इसमें लो रेनफॉल होना चाहिए और इसे तकरीबन 210 दिन जो है वो ब्राइट सनशाइन मिलना चाहिए, तभी इसका उत्पादन अच्छे तरीके से होता है। और फिर ये जो कपास है इसका उत्पादन काली मिट्टी में होती है और अलूवियल सॉइल इसके लिए बेहतर मानी जाती है। काली मिट्टी और अलूवियल सॉइल में कपास का उत्पादन ज़्यादा अच्छा होता है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील और इजिप्ट जो हैं वो इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। कॉटन के लीडिंग प्रोड्यूसर्स में इनका नाम आता है। तो जितनी भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए ये कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल का काम करता है। तो कॉटन जो है वो एक फाइबर क्रॉप है। ठीक इसी तरह से एक नेक्स्ट फाइबर क्रॉप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसे हम जूट कहते हैं। और जूट को एक्चुअली कई बार आप इसका कलर जब देखेंगे तो ये लाइट येलोइश होता है और बहुत चमकीला होता है, जिसकी वजह से इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इसके लिए भी अलूवियल सॉइल अच्छी मानी जाती है और इसे उगाने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। हेवी रेनफॉल चाहिए, साथ ही साथ ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ये क्रॉप जो है ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में होता है। फिर इंडिया और बांग्लादेश जो हैं वो इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। तो जूट के लीडिंग प्रोड्यूसर्स में भारत का और बांग्लादेश का नाम आता है। इसके बाद बेवरेज क्रॉप्स की हम बातें करेंगे, कॉफ़ी और टी। तो पहले कॉफ़ी के लिए देखते हैं कि क्या फेवरेबल कंडीशंस होता है इसके उत्पादन के लिए। तो कॉफ़ी के उत्पादन के लिए वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए, साथ ही साथ वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल इसके लिए अच्छी मानी जाती है। जो हिल के स्लोप्स होते हैं वो बहुत सुटेबल होते हैं कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। तो ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी का लीडिंग प्रोड्यूसर है और उसके बाद सेकंड नंबर पे कोलंबिया का नाम आता है और फिर इंडिया का नाम आता है। जो नेक्स्ट बेवरेज क्रॉप है वो है टी, चाय। चाय जिसके बहुत शौकीन माने जाते हैं लोग, चाय और कॉफ़ी के बहुत शौकीन माने जाते हैं। तो चाय की जो खेती होती है वो प्लांटेशंस के तरीके से होती है। इसमें कूल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है और इसमें सालों भर अच्छा पानी होना चाहिए, यानी रेनफॉल बहुत हाई रेनफॉल होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर। हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर जहाँ पे होगा वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। इसके लिए भी वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स अच्छी मानी जाती है और जेंटल स्लोप्स, इसीलिए आपने देखा होगा कि पहाड़ी की ढलानों पर इसकी खेती होती है। इसके लिए लेबर भी काफ़ी मात्रा में चाहिए होता है क्योंकि प्लांटेशन में हमेशा ही लेबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। चाय की पत्तियों में भी क्या होता है कि चाय की छोटी छोटी पत्तियाँ होती है जिसको तोड़ने के लिए बहुत सारे लेबर रिक्वायर्ड होते हैं। तो कीनिया, इंडिया, चाइना और श्रीलंका जो है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी उत्पादित करते हैं पूरे विश्व में। जो मक्का होता है यानी मेज़ जो होता है उसे कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। आजकल तो कॉर्न बहुत सारे बच्चों को बहुत पसंद है क्योंकि मॉल में अलग अलग तरीके के कॉर्न मिलते हैं जो वो खाना पसंद करते हैं और गांव घरों में भी भुट्टा बहुत आसानी से उपलब्ध होता है और लोग खाते हैं। तो ये आप देखें कि वेरियस कलर में, हमारे यहाँ तो सिंपल एक लाइट येलो कलर का मिलता है वही हमने देखा है, लेकिन बाहर में अलग अलग कलरफुल मेज़ मिलते हैं जो कि पूरे विश्व में पाए जाते हैं।
इसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यदि देखें तो जो कॉफ़ी का प्लांट है उसे किसने इन्वेंट किया, किसने डिस्कवर किया, तो देयर आर डिफरेंट वर्जन्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी. In about AD 850, Kaldi, an Arab goat herder who was puzzled by the queer antics of his flock, tasted the berries of the evergreen bush on which the goats were feeding. On experiencing a sense of exhilaration, he proclaimed his discovery to the world. तो 850 AD में कल्दी नाम का एक अरब गोट हर्डर था, उसने इस कॉफ़ी प्लांट को इन्वेंट किया था. तो उसके पास जो बकरियों का झुंड था वो उस प्लांट को खाती थी. तब जाके कल्दी ने ये प्रोक्लेम किया, उसने बताया वर्ल्ड को कि ठीक है, ये जो पत्तियां हैं ये कॉफ़ी की पत्तियां हैं, कि ये जो प्लांट है वो कॉफ़ी का प्लांट है. ये उसी ने डिस्कवर किया और दुनिया को इसकी जानकारी दी. तो इस तरह से इस चैप्टर का यानी एग्रीकल्चर का जो सब टॉपिक था मेजर क्रॉप्स वो ख़त्म होता है. इस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो है वीडियो नंबर 4, जिसमें हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात करेंगे और उसमें अ फार्म इन इंडिया और अ फार्म इन द USA, इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एग्रीकल्चर का विकास इंडिया के किसी फॉर्म में और USA के किसी फॉर्म में किस तरीके से होता है. तो इसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और तब तक के लिए मेरे प्रीवियस वीडियोस देखते रहिए. और इस वीडियो में भी मैं प्रीवियस वीडियोस के सारे लिंक्स डाल दूंगी, उसे आप ज़रूर देखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.